आज हम महाराणा प्रताप का स्वाधीनता के लिए संघर्ष इसको समझेंगे कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से मुगल सेना से टक्कर ली और हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़े और अकबर को यह एहसास करा दिया था कि उनसे उलझना ठीक नहीं है और अकबर को भी राजपूत जो उनके समर्थक थे उन्होंने भी यह बात बता दी थी कि आप राणा प्रताप से ना उलझें तो ही बेहतर है, क्योंकि राणा प्रताप उस समय राजपूतों के एक तरह से नेतृत्वकर्ता बन सकते थे और अकबर को भी ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आ गई थी कि एक व्यक्ति से उलझने से क्या फायदा। और हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने ये सारा दृश्य देख चुके थे, तो उन्होंने फिर यही निर्णय लिया कि उनके वैवाहिक संबंध और राजपूत नीति के द्वारा जब राजस्थान के अधिकतर राजपूत उनके साथ मैत्री संबंध बनाने के लिए तैयार हैं, तो अकबर ने फिर राणा प्रताप के पीछे पड़ना छोड़ दिया। और क्योंकि राणा प्रताप को भी लगा, अकबर को ये लग रहा था कि यदि उनको किसी युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा या राजपूत शक्ति जो उनके अभी पक्ष में है और वो विपक्ष में हो गई तो उनकी सत्ता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो अकबर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए अपना नरम रूप अपनाया बाद में। तो पहले हम आज इस वीडियो में महाराणा प्रताप के परिचय, मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति, प्रताप को समझाने का प्रयास, प्रताप द्वारा युद्ध की तैयारी, हल्दी घाटी का युद्ध 1776 ईस्वी, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों का क्या क्या विचार है और व्यू रचना, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उससे पहले व्यू रचना रची गई, उसको हम समझेंगे विस्तार से। तो राणा प्रताप का परिचय 1572 से 1597 ईस्वी, परिचय रूप में देखेंगे महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला 3 विक्रम संवत 1597, तदनुसार 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को राणा प्रताप का जन्म हुआ। उनकी माता जयवंता बाई, माता का नाम क्या था? जयवंता बाई, पाली के अभयराज सोनगढ़ चौहान की पुत्री थी। पाली के अभयराज सोनगढ़ चौहान की पुत्री थी। महाराणा उदय सिंह की 20 रानियां थी, यानी उदय सिंह की संख्या जो रानियों की थी वो 20 थी और इनसे उन्हें 17 पुत्र प्राप्त हुए उदय सिंह को। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, परंतु अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी चहेती भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर उसके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर देते हैं। तो इस प्रकार उदय सिंह जो भटियाणी रानी थी उसके प्रभाव में आकर ये डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि सामंत बहुत नाराज होते हैं और प्रताप को भी एक आश्चर्य होता है कि उनके बड़े होने के बावजूद भी उन्हें राजगद्दी से वंचित किया जा रहा है, तो जिससे कि सामंत नाराज होकर देखते हैं आगे क्या करते हैं। अतः जगमाल को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रचा गया। तो किंतु मेवाड़ के स्वामीपक्ष सरकारों ने जगमाल को राज्य विमुख कर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप
कर दिया जाता है। गोविंदा में शाही मनसबदार बना दिया गया। लेकिन हाँ, राज्य जब हो जाता है तो इससे क्या होता है, जगमाल नाराज हो जाता है और रुष्ट हो जाता है और वो जाकर कहाँ शरण लेता है, अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर भी उसको शरण लेता है क्योंकि शत्रु का जो शत्रु वो मित्र। तो यहाँ पर जगमाल जब अकबर की शरण में जाता है तो उसको जगमाल रुष्ट होकर अकबर की सेवा में चला गया तो उसे जहाज का परगना देकर शाही मनसबदार बना दिया। वहां का जहाज का परगना देकर अकबर ने, और 1581 ईस्वी में अकबर ने सिरोही का आधा राज्य भी किसको दे दिया, जगमाल को। लेकिन जगमाल 1583 ईस्वी में अपने साले के साथ झगड़े में मारा गया। तो जगमाल का क्या था, अपने साले के साथ कुछ बेमनस्य था, आपसी विचार मतभेद थे, विचारों के मतभेद, और कुछ आपसी झगड़े के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आपसी झगड़ा होता है उसके साले के साथ। प्रताप कुंभल पर गया, वहीं से मेवाड़ पर शासन करने लगा। तो यहाँ देखने को मिलता है कि प्रताप का जन्म 9 मई 1540, माता का नाम जयवंताबाई, और उदय सिंह की 20 रानियां, कुल 17 पुत्र। उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र प्रताप, परंतु मृत्यु से पूर्व अपनी चहेती भटियानी रानी के प्रभाव में आकर जगमाल को वे उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। जगमाल को गद्दी पर बिठाने को लेकर षड्यंत्र रचा गया। स्वामी व सरदार जी से जगमाल को राज्य से विमुख करके 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप को गोविंदा में ही राज्याभिषेक कर देते हैं। इधर जगमाल रुष्ट होकर अकबर की सेवा में चला जाता है और उसे जहाज पर परगना देकर शाही मनसबदार दे दिया जाता है। और 1581 में अकबर ने सिरोही का आधा राज्य भी जगमाल को दे दिया। लेकिन 1583 ईस्वी में जगमाल के अपने साले के साथ झगड़े हुआ, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है और कुंभल पर पहुंचकर प्रताप शासन देखने करने लगते हैं। इस प्रकार मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति, अब मेवाड़ की कंडीशन क्या थी उस समय, उसको समझेंगे। महाराणा प्रताप के लिए मेवाड़ की गद्दी कांटों की शेष थी, क्योंकि चारों तरफ से समस्याएं घिरी हुई थी। इधर मुगल राज्य और अकबर की विशाल सेना, उधर राजपूत जो भी उसके पड़ोसी राज्य जो ये प्रयास में लगे हुए थे किसी प्रकार से और अधिक साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रताप को विशेष अपनी तैयारी की ओर ध्यान देना पड़ा। तो महाराणा प्रताप के लिए मेवाड़ की गद्दी कांटों का ताज प्रमाणित हुई दीर्घकालीन युद्ध के कारण। जैसा कि हमने देखा उदय सिंह, राणा सांगा, कुंभा, तो इनके समय में हमने देखा और कि किस प्रकार से मेवाड़ की आर्थिक और राजनीतिक काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। हाँ, तो आर्थिक व्यवस्था अस्त हो चुकी थी। चित्तौड़ के साथ मेवाड़ के अनेक क्षेत्र जिसमें मांडलगढ़, बदनौर, बागौर, जहाजपुर, रायला आदि पर मुगल अधिपत्य हो चुका था। तो चित्तौड़ के साथ मेवाड़ के अनेक जो कौन से क्षेत्र थे, मांडलगढ़, बदनौर, बागौर, जहाजपुर, रायला आदि पर मुगल अधिपत्य हो चुका था। और 1567 ईस्वी तक जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर आदि के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके बाद उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। अकबर ने मुगल अधिकृत मेवाड़ी भाग में अपने सैनिकों के दल तैनात कर माल गुजारी की व्यवस्था और ऐसी ही अन्य मुगल शासन की सामान्य बातों को प्रचलित कर प्रताप के सामने दो विकल्प रखे थे, अकबर से युद्ध करे या मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करे। तो इस प्रकार से अकबर के जो फेवर में राजपूत रियासतें बढ़ती जा रही थी, तो इससे प्रताप को भी चिंता हुई और प्रताप को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उनके जो पक्ष में जो लोग थे वो धीरे धीरे अकबर की तरफ रुख करने लगे। तो इससे उनको दिक्कत आई। तो चित्तौड़ के साथ मेवाड़ के अनेक क्षेत्र मांडलगढ़, बदनौर, बागौर, जाजपुर
जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर आदि के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके साथ वैवाहिक संबंध स्वीकार कर लिए और 1568 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने 4 वर्ष तक मेवाड़ पर सीधा अभियान नहीं किया और केवल सैन्य दबाव डालने के प्रयास किए। अकबर ने मुगल अधिकृत मेवाड़ी भाग में अपने सैनिकों के दल तैनात कर माल निर्यात की व्यवस्था और ऐसी ही अन्य मुगल शासन की सामान्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। तो अकबर का ये उद्देश्य था कि किसी प्रकार से प्रताप पर दबाव बनाया जाए, सैनिक दबाव। और क्योंकि अकबर स्वयं नहीं चाहता था कि भीषण युद्ध हो, क्योंकि इससे पूर्व में उदय सिंह के समय में देख चुके हैं कि कितना भीषण रक्तपात होता है और उसमें जयमल और पत्ता वीर गति को प्राप्त होते हैं। उस समय उदय सिंह अपनी जान पहाड़ियों में जाकर बचाते हैं अपने परिवार सहित। तो अकबर भीषण रक्तपात न करने के उद्देश्य से प्रताप को अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास कर रहा था और उसके सामने विकल्प छोड़ दिए थे कि या तो मुगलों से उसके साथ वैवाहिक संबंध कर दिए जाए या फिर मुगल सेना से उसे युद्ध करना होगा। तो प्रताप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वैवाहिक संबंध स्थापित हो, क्योंकि राजपूत और मुस्लिम, और इसीलिए उन्होंने युद्ध करने का ही निर्णय किया। क्योंकि अकबर की सेना और अकबर के जो हितैषी थे वो लगातार प्रताप पर दबाव डाल रहे थे कि किसी भी प्रकार से, जैसे हमने उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हैं, आप भी करें, जिससे कि अकबर की जो है सहानुभूति प्राप्त हो। लेकिन प्रताप ऐसे नहीं थे, वो राजपूत परंपरा का अनुसरण करने वाले थे। उनका मानना था कि एक हिंदू को किसी मुस्लिम शासक के सामने अपनी कन्या या बेटी बहन को सौंपना बहुत ही एक तरह से बहुत ही अधार्मिक बात होगी, और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया, ना कि घुटने टेकने का। तो आगे हम देखेंगे प्रताप को समझाने का प्रयास। तो अकबर समझ जाते हैं कि प्रताप को किसी प्रकार से अगर अपने पक्ष में कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अकबर प्रताप की शक्ति को भी देख रहे थे कि प्रताप के जो पूर्वज इतने कमजोर नहीं रहे और उन्हें बड़ा युद्ध करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो प्रयास करते हैं समझाने का। टोडरमल, भगवान दास और मान सिंह को भेजते हैं, लेकिन अकबर के इस प्रस्ताव को प्रताप ठुकरा देते हैं। तो यहाँ देखेंगे इस प्रताप को समझाने का प्रयास। अनेक राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। केवल महाराणा प्रताप ही ऐसा व्यक्ति था जो स्वाधीनता का संतनाल कर रहा था। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 1573 ईस्वी में आमेर के राजकुमार मान सिंह को प्रताप से संपर्क स्थापित करने के लिए उदयपुर जाने का आदेश दिया। अब यहाँ मान सिंह जो एक प्रतिनिधि के रूप में कहा जाता है प्रताप के पास। जून 1573 ईस्वी में राणा प्रताप से उदय सागर की पाल पर भेंट हुई, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह भेंट गोगुंदा में हुई थी। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह भेंट जो मान सिंह और राणा प्रताप की भेंट कहाँ हुई, 1573 में उदय सागर की पाल पर भेंट हुई। लेकिन गोपीनाथ जो शर्मा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वो बताते हैं कि यह भेंट उनकी गोगुंदा में हुई थी। यहाँ पर भोज का आयोजन किया गया, किंतु भोजन के समय वे स्वयं उपस्थित नहीं हुए। तो वहाँ पर भोज व्यवस्था, महाभोज का आयोजन किया गया, लेकिन अकबर स्वयं, वो प्रताप स्वयं उपस्थित नहीं हुए और वहाँ पर अपने पुत्र को भेज दिया, यह कहते हुए कि उनकी तबीयत खराब है। तो जब यह मान सिंह को पता लगती है कि प्रताप स्वयं नहीं आए और अपने पुत्र को भेज दिया है, तो वह बहुत क्रोधित होते हैं और बिना भोजन किए ही वापस लौट जाता है, ये कहते हुए कि मेरा बहुत अपमान किया है।
जबकि प्रताप का ये उद्देश्य था कि मान सिंह के जो वैवाहिक संबंध जो स्थापित किए गए हैं वो एक तरह से बहुत ही गलत कार्य है। इसीलिए प्रताप जो है मान सिंह को अछूत मान रहे थे और मान सिंह ने भी यही उसके मन में भाव आया कि उसे अछूत मानकर प्रताप ने उसके साथ भोजन नहीं किया है। तो देखिए, किंतु भोजन के समय में स्वयं उपस्थित न होकर अपने पुत्र अमर सिंह को भोजन में सम्मिलित होने के लिए भेज देता है। मान सिंह ने राणा की अनुपस्थिति का कारण पूछा तो कह दिया गया कि प्रताप की तबीयत ठीक नहीं है। मान सिंह समझ गया प्रताप उसे अछूत समझता है। मान सिंह बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ और युद्ध की धमकी दी और मान सिंह के जाने के बाद बर्तन धोकर पवित्र किए गए। तो ये भी एक संकेत है कि भोजन मान सिंह ने नहीं किया, लेकिन फिर भी भोजन जो पात्र थे भोज्य पात्र उनको धोकर पवित्र किया गया, क्योंकि यह आशंका भी लगाई गई कि कहीं मान सिंह ने बर्तनों को छू तो नहीं दिया। तो एक तरह से प्रताप की मानसिक स्थिति को देख सकते हैं कि वो कितने कट्टर हिंदू राजा रहे और उन्होंने मान सिंह को वैसे ही वापस लौटा दिया और अपनी बात पर अड़े रहे। अब यहाँ देखते हैं, चारणों और भाटों द्वारा लिखित उपयुक्त घटना को कर्नल टाट श्यामल दास ने भी स्वीकार किया है। मतलब ये घटना गलत नहीं है, सही है। इसमें जो कर्नल टॉट और श्यामल दास और चारणों और भाटों द्वारा जो लिखित जो सामग्री है उसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है। अकबर ने अपना तीसरा राजदूत मंडल राजा भागवंत दास के नेतृत्व में भेजा। फिर मतलब अकबर ने प्रयास किया कि चलो ठीक है, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो इसीलिए दोबारा से वो किसको भेजते हैं, भगवंत दास को। तो भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा। अकबर ने अपना तीसरा राजदूत मतलब भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा। दिसंबर 1573 ईस्वी में राजा टोडरमल के नेतृत्व में प्रताप के पास राजा टोडरमल को भेजा गया कि जाओ समझाओ वो अपना विनाश क्यों चाहता है। किसने कहा, अकबर ने। और अकबर ने ये संदेश भिजवाया टोडरमल और भगवंत दास के माध्यम से कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समझ जाएं और मेरे साथ युद्ध करने की बजाय वैवाहिक संबंध स्थापित करें या मेरी शाही सेना में सम्मिलित हो जाएं, इसी में उनकी भलाई है। लेकिन ये धमकी भरा जो एक संदेश अकबर के द्वारा भिजवाया जाता था बार बार प्रताप के पास, और प्रताप ने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि आन बान शान के लिए वीर गति को प्राप्त होना ठीक है, लेकिन घुटने टेकना ठीक नहीं। तो इस प्रकार से दिसंबर 1573 ईस्वी में राजा टोडरमल के नेतृत्व में प्रताप के पास भेजा, किंतु नतीजा कुछ नहीं निकला और युद्ध आवश्यक हो गया था। तो बाद में राणा प्रताप के इस व्यवहार से अकबर ने समझ गया था कि युद्ध करना अब आवश्यक है, क्योंकि विनती मतलब प्रस्ताव को बार बार प्रताप द्वारा अस्वीकार कर देने का संकेत यही था कि युद्ध के लिए प्रताप तैयार है, पर नतमस्तक होने के लिए नहीं। प्रताप द्वारा युद्ध की तैयारी, समर्पण की भावना प्रताप की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल थी। यानी प्रताप जो थे हार मानने वालों में से नहीं थे। प्रताप ने अपने विश्वसनीय सामंतों और भीलों के सहयोग से कुंभलगढ़ और गोविंदा में सुदृढ़ किलेबंदी की और प्रताप ने अपने सभी सामंतों को भावी युद्ध के लिए तैयार और सतर्क रहने का आदेश भी दिया। राणा प्रताप ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्याग कर युद्ध की तैयारी करने लगा। तो अब प्रताप को भी समझ में आ गया था कि समझ में क्या, उन्होंने तो निश्चय कर लिया था कि युद्ध करना ठीक है, और इसीलिए वो अपने सामंतों और भीलों को ये आदेश देते हैं कि आप युद्ध की तैयारी करें। और प्रताप स्वयं ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर युद्ध में लग जाते हैं, युद्ध योजना की। फिर इसका हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, तो इसमें
कि हल्दी घाटी युद्ध को किन किन नामों से भी जानते, किन नामों से जानते हैं और इसमें इतिहासकारों का क्या विचार है। युद्ध की घटना तो हम बाद में समझेंगे, पहले हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में इतिहासकारों के क्या विचार हैं और किन किन नामों से इसको पुकारा भी जाता है। राणा प्रताप मान सिंह की प्रत्येक गतिविधि को देख रहे थे। कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। अब यहाँ पहला जो विचार आया है वो है कर्नल टॉड, जो कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कह रहे हैं। कौन? कर्नल टॉड। अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। किसको? हल्दी घाटी को खमनौर। ध्यान रखें। जबकि बदायूनी, अब यहाँ बदायूनी और अब्दुल रहीम ये ऐसे विद्वान जो युद्ध में भी भाग लेते थे और विशेष ये साहित्य रचना में भी रुचि रखते थे। तो अब जबकि बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, तो यहाँ तीन बातें आ जाती हैं। कर्नल टॉड इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कह रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध को, अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कह रहे हैं और जबकि बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की मान्यता है कि दर्रे के मध्य जो छोटा सा बादशाह बाग के नाम से जाना जाता है वहां यह युद्ध लड़ा गया। लेकिन इतिहासकार बादशाह बाग को युद्ध स्थल नहीं मानते क्योंकि बादशाह बाग बहुत छोटा है। तो अब इसमें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि यह युद्ध बादशाह बाग में लड़ा गया, जबकि ये इतिहासकार मानते हैं कि बादशाह बाग का आकार बहुत छोटा है, वहाँ ये युद्ध हो ही नहीं सकता। बदायूं का मानना है कि युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने के बाद घाटी तथा खमनौर गांव के मध्य हुआ होगा। अब बदायूं जो है जो अकबर की सेना में ही, तो वो ही क्या मानते हैं कि युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने के बाहर घाटी तथा खमनौर गांव के मध्य हुआ होगा। खमनौर के पास ही हल्दी घाटी के दर्रे का छोर है, इसीलिए अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। तो अबुल फजल का खमनौर का युद्ध कहने का उन्होंने लॉजिक दिया है बदायूं ने कि युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने के बाद घाटी तथा खमनौर गांव के मध्य हुआ होगा और खमनौर के पास ही हल्दी घाटी के दर्रे का छोर है, इसीलिए अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। अब युद्ध से पूर्व जो इन्होंने युद्ध की तैयारी की उस व्यू रचना को समझेंगे। व्यू रचना, जब शाही फौज बनास के तट पर आ डटी तब राणा भी अपनी सेना को लेकर हल्दी घाटी के नाके की दूसरी मतलब आके डट गया और अपनी सेना को हल्दी घाटी के नाके की दूसरी ओर ले गया और अपनी सेना को परंपरागत ढंग से हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व तथा दक्षिण पार्श्व में विभाजित किया। मतलब अपनी सेना को जब सेना आमने सामने आ डटी तो हल्दी घाटी के नाके की दूसरी ओर पर अपनी सेना ले जाता है प्रताप और परंपरा के ढंग से हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व तथा दक्षिण पार्श्व में विभाजित किया। हरावल का नेतृत्व हकीम सूर का रहा था तथा मेवाड़ के प्रमुख सामंत उसके सहयोगी थे। दक्षिण पार्श्व में ग्वालियर का शासक राम शाह अपने 3 पुत्रों तथा अन्य योद्धा के साथ था। मतलब ग्वालियर के राजा जो राम शाह वो अपने 3 पुत्रों के साथ युद्ध में भाग ले रहे थे। दक्षिण इसके बाद वाम पार्श्व में मान सिंह झाला अपने सहयोगी सादड़ी का झाला बीदा और जालौर के मान सिंह सोनगला के साथ था। मान सिंह ने पूरी तैयारी कर ली थी सेना के पृष्ठ, और इधर मान सिंह ने पूरी तैयारी कर ली, इधर राणा प्रताप और इधर मान सिंह ने क्या तैयारी करी। सेना के पृष्ठ भाग में मेहतर खां के अधीन था और मध्य भाग में स्वयं मान सिंह के नेतृत्व में ख्वाजा मोहम्मद रफी, शिहाबुद्दीन, अली मुराद, उजबेक तथा अन्य पछवा सैनिक थे।
इतिहासकार बदायूं अंगरक्षकों के दल में था। तो बदायूं एक तरह से विद्वान, साहित्य कला में रुचि रखने वाला, इतिहासकार और कुशल योद्धा, वो भी इसमें शामिल था। तो इस प्रकार से व्यू रचना रची गई युद्ध से पूर्व, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में समझेंगे विस्तार से कि कैसे युद्ध हुआ, कितने सैनिकों ने भाग लिया, युद्ध के क्या परिणाम निकले, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में महाराणा प्रताप के परिचय जाना कि उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, उनकी माता का नाम जयवंता बाई, पाली के अभयराज सोनमराज चौहान की पुत्री थी, और किस प्रकार से उदय सिंह अपनी रानी के प्रभाव में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी बना देते हैं, लेकिन सामंत उसका विरोध करते हैं और जगमाल को राजगद्दी से विमुख कर और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और जगमाल जो है वो नाराज होकर अकबर के दरबार में जाता है। अकबर उसे सम्मान पूर्वक उसके मतलब मनसबदार बना दिया जाता है उसे, किसका, जहाज का परगना देकर शाही मनसबदार उसे बना देते हैं। और फिर वह अपने ही साले के साथ लड़ाई में मारा जाता है वैचारिक मतभेद के कारण। और राणा जो है कुंभलगढ़ से मेवाड़ पर शासन करने लगते हैं। मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति, अब इसमें ये था कि जो अधिकतर जो रियासतें थी जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर आदि के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसी बात से अंदाजा लग जाता है कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, ये बड़े बड़े जो राज्य थे वो किसके पक्ष में चले गए, अकबर के। तो अकबर की शक्ति में तो वृद्धि हुई, लेकिन अब प्रताप के लिए समस्या पैदा कि साथ किसका लें, क्योंकि और ये भी दबाव डाल रहा था कि आप भी ऐसा ही कर लो एग्रीमेंट जैसे हमने किया है, वैवाहिक संबंध है या फिर मुगल सेना में शामिल हो जाओ। तो लेकिन प्रताप ऐसे नहीं थे। और इसके बाद हमने देखा प्रताप को समझाने का प्रयास किस प्रकार मानसिंह के द्वारा किया जाता है, कुंवर मानसिंह और टोडरमल भगवंतदास, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहते हैं। प्रताप युद्ध की तैयारी करने लगते हैं, घेरेबंदी करते हैं गोविंदा में, और अपने सभी भीलों और सामर्थ्यों को तैयार करने के लिए कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 3 नाम हमने यहाँ देखे, खमनौर का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो कर्नल टॉट, खमनौर का युद्ध अबुल फजल कह रहे हैं, बदायूं गोविंदा का युद्ध कह रहे हैं, जबकि गोपीनाथ और आशीर्वाद श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये जो है बादशाहबाद में ये युद्ध स्थल रहा, और जबकि इसमें बदायूं का मानना है कि ये खमनौर का ही युद्ध था। व्यू रचना में हमने देखा किस प्रकार से दोनों प्रताप और मानसिंह अपनी अपनी व्यू रचना में लग जाते हैं, और अंगरक्षकों में बदायूं भी शामिल थे। तो आज इस वीडियो में हमने राणा प्रताप से संबंधित घटना को जाना, और इसके आगे हम हल्दी घाटी के युद्ध को समझेंगे विस्तार से और उसके क्या परिणाम निकले, और इसके बाद और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। ओके।